जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, इस हार्मोन का काम है कि ये आंतड़ियों को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज बड़े कॉमन मसले के बारे में बात करेंगे। ख़वातीन को हमल के दौरान कब्ज़ हो जाती है। ये तकरीबन 30 से 40% औरतें हैं जिनके लिए ट्रबलसम प्रॉब्लम बन जाता है। कब्ज़ के साथ साथ उनको ब्लॉटेडनेस यानी पेट का फूला हुआ रहना या फिर भूख ना लगने की कंप्लेन भी रहती है। आज हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, घर पे आप इसका क्या इलाज कर सकते हैं और आपको किस वक्त डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए, और क्या जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं कब्ज़ के लिए वो हमल में ली जा सकती हैं कि नहीं ली जा सकती। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि क्यों हो जाती है। ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा हो जाती है जिनको हमल से पहले भी कब्ज़ थी। ठीक है, तो उनको जब हमल ठहरता है तो उसके साथ ये ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमल के जो हार्मोन्स होते हैं जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, इस हार्मोन का काम है कि ये आंतड़ियों को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, उनका मूवमेंट स्लो हो जाती है ये ज़्यादा टाइम, ताकि माँ के पेट में आंतड़ियों में जो ग़ज़ा है वह ज़्यादा एब्जॉर्ब हो या ज़्यादा जज़ब हो जाए, ताकि बच्चे तक जा सके और माँ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो पानी का अमाउंट होती है आंतड़ियों में वो भी जज़ब हो जाती है और ग़ज़ाइयत भी जज़ब हो जाती है, हार्ड स्टूल रह जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को कंप्लेन डेवलप हो जाती है कि वो कब्ज़ का है और सख्त पखाना आता है और कई दफ़ा पखाने के साथ पेन है, ब्लीडिंग है, ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर यह है कि हामला ख़वातीन की डाइट जो है ना वो बैलेंस्ड ना हो, अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट डाइट की तरफ चली जाती हैं क्योंकि वो जूद हज़म होती है, तो जो नॉर्मल डाइट है उसकी तरफ नहीं रहती हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आते हैं हम इस मामले की तरफ कि आप इसकी रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जो खाने की आदत है ना उनको चेंज करेंगे। उसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट है वाटर इनटेक। पानी आप कितना पिएंगे। आम इंसान की रिक्वायरमेंट है 8 से 10 ग्लास पानी, आप 2 ग्लास ज़्यादा पिएंगी क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आम लोगों से या नॉन प्रेग्नेंट लोगों से ज़्यादा है। तो मेरी एडवाइस ये होती है कि आप अपने लिए मैयर करके पानी अपने कमरे में रखें और उसको बाय द एंड ऑफ द डे ख़त्म ज़रूर करें कि मैंने ये अमाउंट ख़त्म करनी है। आपके जहन में होगा तो ख़त्म भी हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि आप फाइबरस डाइट लें। फाइबरस डाइट से हमारी क्या मुराद होती है। फाइबरस डाइट होती है आप ज़्यादा फ्रूट लें, जूसेस की तरफ ना आए, होल फ्रूट लें। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल खाती तो एप्पल का छिलका भी ज़रूर खाएं, उसको उतार कर ना खाएं, वो बहुत रिच फाइबर होता है। अपनी डाइट में सलाद ज़रूर रखें, थोड़ा बहुत ज़रूर हर खाने के साथ आपने सलाद लेना। जो रोटी है उसको छाने बगैर आप बनाएं, इससे लिटरली आपका अपना जो आपके ग्लूकोज का लेवल है वो भी बड़ा अच्छा कंट्रोल होगा, आपका बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं गेन होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ आप इस तरह करें कि आप जब मॉर्निंग टाइम पे उठें तो उस वक्त आप कोई हॉट या वार्म चीज़ लें जिससे आपकी जो आंतड़ियाँ हैं वो स्टिमुलेट हों और आपकी जो है पखाना पास हो सके या आ सके। उसमें क्या है कि आप चाय ले सकते हैं, गर्म दूध का एक कप ले सकते हैं। ठीक है, अपनी एक बावल हैबिट बनाएं कि आपने वॉशरूम किस टाइम जाना है और जब आपको अर्ज आ जाए, जब आपको लगे कि आपको पखाने के लिए वॉशरूम जाना है तो आप उसको रोके मत। उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाती, तो आप फ़ौरन उसके बाद जाएं। ठीक है, फिर आती हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ जितनी हैं, सिरप हैं, ड्रॉप्स हैं, कुछ टैबलेट्स भी मिलती हैं मार्केट में, लोग ऑलरेडी भी ले रहे होते हैं। उन लोगों के उन दवाइयों के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो दवाइयाँ सारी सेफ़ हैं, क्योंकि ये बच्चे का जो बच्चे और माँ के दरमियान बैरियर होता है ब्लड का, उसको क्रॉस नहीं कर सकती, सो आप ये ले सकते हैं। कुछ लोगों को हमने ऑब्जर्व किया है कि जब आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं तो उसके साथ भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि जब आयरन लेना हो तो किसी ना किसी फूड के साथ लें,
थोड़ी सी कोई चीज़ खाकर फिर आयरन की टेबलेट लें, वो कम फिर असर करती है, इस तरह के उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं। इसके बाद आता है कि आप जब कब्ज़ आपको हो रही हो तो उसमें ऐसे खतरे की अलामात क्या हैं। जब आपको हार्ड स्टूल या कब्ज़ हो रही हो और उसके साथ आपको ब्लड आना शुरू हो जाए, अगर तो ब्लड स्ट्रीक वाला है, यानी थोड़ा सा स्टूल के ऊपर लग कर आता है और आपका पखाना बहुत दर्द के साथ आ रहा है, पेनफुल है, तो आप इमीडिएटली फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपको एनल फिशर डेवलप हो चुका है। एनल फिशर होता है कट लग गया आपके पखाने वाली जगह पर, बहुत पेनफुल होता है ये चीज़, कब्ज़ को बहुत एग्रेवेट कर देती है। तो यूजुअली इन केसेस में पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं या पखाने वाली जगह पे लगाने के लिए भी और पखाने को पतला करने वाली, उससे अफाका हो जाता है। दूसरा आता है कि आपको बवासीर का प्रॉब्लम है। अगर आपकी बवासीर जो है पहले भी है लेकिन अब प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो गया है, आपको उसके साथ खून भी आ रहा है, आपको खारिश भी रहती है या पेन रहती है, तो फिर उसका इलाज फ़ौरी होगा। अदरवाइज़ अगर आपकी बवासीर आपको इस तरह के अलामात नहीं करें तो फिर उसका प्रेगनेंसी के बाद ही ट्रीटमेंट होता है। या फिर ये है कि आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, आपको पखाना नहीं आया और आपने सारे वो जो घर पे दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे थे, सिरप गोलियाँ, वो ले ली हैं और उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा और स्टूल आपका इन्फेक्टेड हो गया हुआ है, तो भी आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। आपको प्रोबेबली क्लीन एनीमा वगैरह करा के तो उससे किया जाएगा, फ़ारग किया जाएगा। अदरवाइज़ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, आंतड़ियाँ रुक जाती हैं और फिर ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो जाती है। होपफुली इस सेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी के साथ कब्ज़ का प्रॉब्लम जब होगा तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारी रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट्स बताए हैं, अलार्मिंग साइन भी बताए हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।